आज हम बात करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में। ठीक, ये हमारे पास अपना सिस्टम बना हुआ एक्स वाई जेड प्लेन है एक। यहां पे अगर मैं एक वेक्टर ले लूं, ठीक, चलिए भाई एक वेक्टर ले लेते हैं यहां पे। तो लेट्स से ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर हो गया और इस वेक्टर को बोल दिया मैंने ए। तो ये हमने एक वेक्टर ले लिया ए। तो इस वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो a1 a2 a3 हैं, या ये अगर हम वैसे बात करें तो ये वेक्टर क्या है, ए आई कैप, a1 आई कैप, a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। तो ये एक्स वाई जेड प्लेन में हमारे पास ये एक वेक्टर है। अब ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रहा होगा, सिमिलरली ये वेक्टर वाई एक्सिस के साथ भी एक एंगल बना रहा होगा और एक जेड एक्सिस के साथ भी एक एंगल बना रहा होगा। तो ये जो एंगल्स है ना, इन एंगल्स का अगर मैं कोसाइन ले लूं तो उसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। देखो कोसाइन से ही आपको याद आ गया कि भैया भाई कॉस लेना है, ठीक है। तो अब एंगल देखने के लिए लेट्स से कि एक एंगल बना लेते हैं हम। लेट्स से ये एंगल जो है ये एक्स एक्स के साथ बन रहा है और इसको बोल रहा हूं मैं अल्फा, ठीक है। अच्छा, अब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक बढ़िया सा अगर मैं वेक्टर लेना चाहूं जो कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, वो क्या होगा, वो आई कैप होगा। तो आई कैप और ये जो गिवन वेक्टर है ए, इसके बीच में जो एंगल है वो निकालने की कोशिश करते हैं हम। तो क्या होगा, एल एंगल है अल्फा, तो आपको पता है कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल कैसे निकलता है, कॉस अल्फा क्या होता है, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है ना। तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, आई कैप डॉट a1 a2 a3 डिवाइडेड बाई, सॉरी ये यहां तक आएगा, एंड डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आई। मैग्नीट्यूड ऑफ आई क्या होता है, 1, राइट। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस यानी कि a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ये हमारा आ गया, ठीक है। अच्छा आई डॉट a1, अच्छा ये हमारा वेक्टर क्या है, a1 आई कैप, a2 जे कैप, a3 के कैप, राइट। जब आई कैप की इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए तो आई वाला ही कंपोनेंट हमारे काम आएगा, बाकी तो सब जीरो हो जाएंगे, है ना। आई डॉट के, क्योंकि कॉस 90 जीरो होता है, तो आई डॉट जे और आई डॉट के तो कैंसिल हो जाने वाले हैं, जीरो आने वाला है, मतलब वहां से तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इसका इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास a1 डिवाइडेड बाई मॉडल a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ये हमारा कॉस अल्फा आ गया। और इसको हम थोड़ी देर के लिए बोल देंगे एल, ठीक। सिमिलरली अगर मैं वेक्टर ए और वाई एक्सिस के बीच में अगर मैं एंगल बीटा बोल दूं, तो ये जो बीटा होगा ये कैसे निकलेगा, बिल्कुल सेम वे, इसकी डायरेक्शन में एक हम वेक्टर लेंगे, वाई डायरेक्शन में एक वेक्टर लेंगे जे, जे कैप, ठीक। और उसके साथ जब हम कॉस, उसके साथ हम कॉस अल्फा निकालेंगे, इनफैक्ट अब बीटा निकालेंगे, तो कॉस बीटा हमारे पास आ जाएगा a2 ओवर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, इसको बोल देंगे हम m। और बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं z एक्सिस के साथ इसका एंगल ले लूं, तो लेट्स से ये एंगल जो है उसको मैंने बोल दिया गामा, तो कॉस गामा जो आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा a3 ओवर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, और इसको बोल देंगे हम n।
ठीक है, और एल एम एन क्या हुए, राइट? अब इसको देखें तो एल एम एन हमारे क्या हुए, एल एम एंड एन आर डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए। ठीक है जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी जगह पे काम आएगा आपके, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब यहीं पे खास बात और देखो, अगर मैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करूं तो क्या होगा हमारे पास, देखो यहां से आ रहा होगा हमारे पास ए वन स्क्वायर ओवर, अब हमारा नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर। सिमिलरली यहां से भी एम से भी आएगा, और मैं सीधे ही लिख रहा हूं उसको, तो ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर आ जाएगा, और वो आ जाएगा 1। यानी कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस इज इक्वल टू 1। तो इसको आप लिख लीजिएगा, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस इज इक्वल टू 1। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि भाई वेक्टर ए जो है अपने एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्स के साथ कौन कौन से एंगल बना रहा है। मान लीजिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, फाइंड एक्यूट एंगल बिटवीन बॉडी डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब। ठीक, सबसे पहले बात ये होगी भाई बॉडी डायगोनल्स होते क्या है ना? तो उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि अच्छा एक चीज और होती है फेस डायगोनल्स, ये क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। आप मान लेते हैं आप एक रेक्टेंगुलर रूम में बैठे हुए हैं, ठीक है, अपने रूम को देखिए, अगर वो रेक्टेंगल है तो, या फिर कोई रेक्टेंगल जगह जो है आप उसको इमेजिन कर लीजिए, है ना, आपका बाथरूम हो सकता है रेक्टेंगल, अगर रूम नहीं है किसी कारण से तो। अब उस रूम को अगर आप सोचेंगे तो उसमें जो फर्श है आपका, है ना, जो फ्लोर है आपका, वो क्या है, रेक्टेंगुलर है। तो रेक्टेंगल के जो डायगोनल हुआ, ठीक है, अब फर्श में कितने आपको दो डायगोनल मिल जाएंगे, एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर और दूसरा, है ना, तो दो डायगोनल मिलेंगे तो उसको बोलेंगे फेस डायगोनल, राइट? एक फेस के ऊपर जो डायगोनल बना उसको बोलेंगे फेस डायगोनल। अब वैसे ही इसका मतलब एक फ्लोर पे कितने डायगोनल हो गए आपके पास, दो डायगोनल। ऐसे ही आपके पास चार दीवारें हैं, ठीक है, हर दीवार पे आपको दो दो डायगोनल मिल जाएंगे, तो चार दीवार और दो, एक फर्श और एक रूफ, राइट? टोटल कितनी फेसेस हो गए आपके पास, 6 फेसेस हो गए, ठीक है। उन 6 फेसेस में आपको हर एक में दो दो डायगोनल मिल रहे हैं, तो उनको तो बोलते हैं फेस डायगोनल्स, यानी कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ फेस डायगोनल्स कितने हो गए, 12, राइट? मैं एक बार लिख भी देता हूं, तो फेस डायगोनल्स जो हैं वो आपके पास वो हो गए आपके पास 12। अच्छा, अब बॉडी डायगोनल क्या हुआ? बॉडी डायगोनल का मतलब ये हो गया कि अगर आप अपने फर्श के एक कोने से एक लाइन पकड़ो या एक धागा पकड़ो और छत के अपोजिट कोने को अगर आप ज्वाइन कर दो तो वो बनेगा आपका बॉडी डायगोनल। मैंने क्या कहा, दोबारा से समझो, फर्श के एक कॉर्नर से एक धागा लगा दो और दूसरा उसका सिरा जो है छत के अपोजिट कोने पे, छत के, राइट, तो वो आपका एक बॉडी डायगोनल होगा। ये चीज हमने देखी भी थी, है ना, क्यूब का जब हमने बॉडी डायगोनल निकाला था क्लास 9th में, तो वो क्या था, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक, वो हमने निकाला भी था। तो बॉडी डायगोनल आपके पास कितने होते हैं, चार हो जाएंगे आपके पास बॉडी डायगोनल्स। तो अगर हम बात करें तो बॉडी डायगोनल्स जो है वो आपके पास चार होंगे। तो अब जरा एक फिगर बना लेते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे इसको हैंडल करेंगे। ये तो बेसिक सा हो गया बात है ना। अब आपको जब भी आप इस तरह की चीजें कर रहे हो ना, 3D की बात कर रहे हो, तो आपको मैंने हमेशा ही बताया कि आप अपने रूम को इमेजिन करो, तो बेटर है कि ऐसे रूम में बैठो जो कि रेक्टेंगुलर हो, ताकि आप चीजें जो है इजीली समझ सको। तो ये मैंने आपके लिए एक
रूम बना दिया आपका, ठीक है, विच इज अ क्यूब। ऑल्दो ये बहुत ज्यादा क्यूब जैसा लग नहीं रहा, तो चलो फिर भी एक क्यूब बना देते हैं, या फिर एक काम करते हैं, एक नया क्यूब ही बनाते हैं, चलो। तो चलिए जी, हमने एक फाइनली एक क्यूब बना ही दिया, ठीक। तो रूम तो अगर आपका रेक्टेंगुलर है तो वो तो क्यूबॉइड होता है ना, तो हमने एक क्यूब बना लिया आपके लिए। तो अब इस क्यूब में चलिए अब हम एक्स वाई और जेड एक्सेस भी साथ साथ में क्रिएट कर लेते हैं। तो देखिए अब मैंने इसमें एक्स वाई और जेड एक्सेस भी बना दिए। तो इसको बोला एक्स एक्सेस, ये हमारा वाई एक्सेस और ये हमारा जेड एक्सेस। अब यहाँ पे जो ओरिजिन है वो इसको हमने ये मान रखा है, तो ये ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे क्या होंगे, 0 0 0। अब बात करें बॉडी डायगोनल्स की, है ना। तो बॉडी डायगोनल्स की मैंने आपको बताया था, फर्श के एक कोने से छत के अपोजिट कोने को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो मेरे को मिलेगा एक बॉडी डायगोनल, ठीक है। तो मैं उसको ज्वाइन कर देता हूं लेट्स से, और इसको रेड थोड़ा सा डिफरेंट कलर से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो होगा ये आपका एक बॉडी डायगोनल हो जाएगा, ठीक जी। ये आपका एक बॉडी डायगोनल हो जाएगा। सिमिलरली एक और ज्वाइन करूं तो वो आपका एक और बॉडी डायगोनल हो जाएगा। तो देखिए ये ग्रीन कलर से मैंने एक और ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये आपका एक ग्रीन कलर से दिखा रखा है और एक रेड कलर से आपको बॉडी डायगोनल्स दिखा रखे हैं, और इनके बीच में जो एंगल होगा वो हमको ढूंढना है बेसिकली। अच्छा देखो, क्यूब इन ये जो बॉडी डायगोनल्स के बीच में जो एंगल होगा ना, इसको क्यूब की साइज कितना उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा एक ही जैसा रहेगा, तो ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये सोचते हैं कि भाई अच्छा इनके जो है कोऑर्डिनेट्स क्या है ये देख लेते हैं, है ना। और इसके लिए हम क्यूब की लेंथ को जो है ए मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने हमारी जो क्यूब की लेंथ हो गई वो बेसिकली ए हो गई, ठीक। अब इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने की कोशिश करते हैं। तो एक्स एक्सिस पे जो यहां पे पॉइंट है ये वाला, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे, एक्स एक्सिस पे लेंथ ए, वाई 0 और जेड 0। ऐसे ही यहां पे ये 0 0 है। अब आप देखिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक। यहां पे अब आप देखो ये भी ए है, और एक्स एक्सिस पे लेंथ पहले आप ए चले, उसके बाद वाई एक्सिस पे लेंथ ए चले, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे हमारे, ए ए 0। सिमिलरली यहां पे अब इसके बाद इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई आप पहले तो यहां तक पहुंचोगे, ठीक है, इस पॉइंट तक पहुंचोगे और उसके बाद यहां तक पहुंचोगे। तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो क्या होंगे, ए ए ए, क्योंकि आप पहले एक्स एक्सिस पे यहां से, आप इसको इस वे में समझो कि आप पहले यहां से इधर को चले, फिर आप सॉरी पहले यहां से यहां पहुंचे थे आप, फिर यहां आए और फिर उसके बाद आप यहां पहुंचे, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो ये आपका इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ये आ गए ए ए ए। और ऐसे ही ये जो पॉइंट है ये जेड एक्सेस पे है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, एक्स पे 0, एक्स कोऑर्डिनेट इसका 0, वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 और जेड कोऑर्डिनेट अगेन ए हो जाएगा आपका। तो अब आप देखो पॉइंट माइनस पॉइंट करके हम वेक्टर निकाल सकते हैं, ये चीज हमें बहुत अच्छे से आ चुकी है अभी तक, ठीक है। तो अगर हम ये ग्रीन वाला जो बॉडी डायगोनल है उसका उसके बीच का जो वेक्टर निकालना है, या जो वेक्टर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसको अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 0 ए माइनस ए ए 0, ठीक है। यानी कि ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो मैंने निकाल ली, तो वो वेक्टर क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस ए, ठीक। सिमिलरली जो मेरे पास जो रेड लाइन से जो मैंने बॉडी डायगोनल बनाया
उसके अगर मैं कोऑर्डिनेट निकालूं तो क्या हो जाएगा, वो ए, उसका वेक्टर निकालूं तो ए माइनस ओरिजिन पे ज्वाइंट है ये, तो 0 0। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट ये क्या हो गया हमारा वेक्टर ए का मतलब ए इंटू आई कैप प्लस ए इंटू जे कैप प्लस ए इंटू के कैप, राइट। ये होता है ये। अब इन दोनों के बीच का एंगल, तो मान लीजिए इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा मेरा, मॉड मॉड ऑफ, है ना, ये तो हम डॉट प्रोडक्ट यूज करके निकाल ही लेंगे। तो ए ए डॉट, इसका डॉट विद दिस ए माइनस ए और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इनका इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर, इनका मैग्नीट्यूड हो गया। तो ये हमारे पास आ गया। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई कितना आ गया ये, 3a स्क्वायर इंटू 3a स्क्वायर का रूट, राइट। तो ये हो गया 3a स्क्वायर, यहां से आ गया ये कैंसिल हो गया, और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बेसिकली आ जाएगा मॉड ऑफ -1/3। सॉरी, रूट नहीं आएगा, सॉरी सॉरी, वो हट चुका, पहले से ही जा चुका है। तो तो यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू 1/3, या थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/3। तो ये हमेशा यही आएगा, क्यूब की लेंथ कुछ भी हो, हमेशा उनके बॉडी डायंगल्स के बीच का एंगल जो है यही आएगा, cos इनवर्स 1/3। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट आर सच दैट इट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स ए एंड बी। यानी कि आपको एक ऐसे पॉइंट की लोकस बतानी है कि जो दो फिक्स पॉइंट ए और बी से इक्वी डिस्टेंट पे है। अच्छा, अब इस चीज को थोड़ा सा आप अगर आप 2D में इमेजिन करोगे, तो 2D में आपको पता था कि भाई अगर आपके पास दो पॉइंट होते हैं तो कुछ ऐसा सिचुएशन बनती है आपके पास। तो अगर आपके पास जैसे ये दो पॉइंट्स हैं ए और बी, और एक ऐसा पॉइंट जो कि इन दोनों फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट पे होता था, तो वो इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता था। ठीक है, बिल्कुल ये आपने पढ़ा हुआ है 2D में। तो यहाँ पे अगर पॉइंट आर होता, आर यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी कहीं भी हो सकता था इस पूरी लाइन के ऊपर। तो ये तो बात हुई 2D की, लेकिन अभी हम है 3D, यानी कि 3 डायमेंशनल प्लेन में घूम रहे हैं हम। तो 3 डायमेंशनल प्लेन में ये क्या होगा, ये आर जो है ये कहाँ पे लाई कर रहा होगा बेसिकली, तो वहां पे क्या होगा, ये एक प्लेन पे लाई कर रहा होगा। यहां भी तो 2D में क्या एक लाइन होती है, 3D में क्या हो गया, वही लाइन जो एक प्लेन बन के आ जाएगी। इसको आप ऐसे इमेजिन करो कि मान लीजिए आपका जो रूम जो है वो, फिर मैं वही बोल रहा हूँ कि भाई आपका रूम जो है क्यूबॉइड है लेट्स से। तो उसकी जो सामने की जो दीवारें हैं, ठीक है, ये मान लीजिए उसकी दीवारें हैं, तो उन दीवारों के बीच में एक प्लेन, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये मेरा हाथ, एक दीवार थी, एक साइड की दीवार तो अभी गायब हो गई, ठीक है, वो दिखेगी नहीं क्योंकि मेरे पास 3 हाथ नहीं है ना, मेरे पास 2 ही हाथ है। तो ये जो एक ये प्लेन मैंने लगा दिया यहाँ पे, और दूसरा हाथ जो है एक इधर होगा मेरा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो दूसरी साइड वाला हाथ दिख नहीं रहा आपको, एक दिख रहा है। ये हाथ है एक प्लेन, ये वाला, और उसके बीच में ये ब्लैक वाला प्लेन आ गया जो मैं इसको हिला रहा हूं, और एक एक प्लेन है इसके अपोजिट साइड में है इस ब्लैक वाले के। ठीक है, तो ये प्लेन बन के आएगा एक्चुअली में, और कुछ नहीं, दिस इज अ प्लेन। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। आप अपने रूम में बस एक कॉपी रख लो, दीवार को बीच में कॉपी रख लो, तो वो बेसिकली, और कॉपी सोचो कि नीचे से लेके ऊपर तक बड़ी है, बहुत बड़ी कॉपी है आपके पास, तो वो क्या बन जाएगा, आपको एक प्लेन दिख जाएगा। ठीक। अच्छा, ये जो हमारा प्लेन होगा ये बेसिकली होगा क्या, ए और बी को या को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में होगा। यानी कि आपकी दीवारों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो उसके जो मिड पॉइंट होगा वहां पे ये प्लेन
लाई कर रहा होगा, है ना। अब थोड़ा सा इसको ज्योमेट्रिकली समझने की कोशिश करते, तो मान लीजिए ये जो आर पॉइंट है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है उसको मैं थोड़ी देर के लिए बोल देता हूं ये स्मॉल आर, ठीक। ऐसे ही ए के पोजीशन वेक्टर को मैं बोल देता हूं ए, और बी के पोजीशन वेक्टर को मैं बोल देता हूं बी, और इनका मिड पॉइंट जो है वो एम है, ठीक। तो अब देखो एम का जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ एम, तो वो क्या होगा, तो वो तो ए प्लस बी बाई 2 बन के आ जाएगा, ठीक है। वो मिल जाएगा वहां से, ये हमने ऑलरेडी देख चुका थे, है ना, सेक्शन फॉर्मूला में देखा था मिड पॉइंट का, जो अगर आपको पोजीशन वेक्टर निकालना था तो वो ऐसे निकल जाता है। तो अब यहां से अब एक चीज देखा जाए कि ये जो एम है ना, एम का जो हमारा जो पोजीशन वेक्टर है वो मिल गया हमें ए प्लस बी बाई 2। अच्छा, आर का पोजीशन वेक्टर हमें पता ही है स्मॉल आर है, तो आर एम जो वेक्टर होगा, ये आर एम एक वेक्टर बन जाएगा। अच्छा, आर एम वेक्टर का अगर मैं निकालना चाहूं ये वेक्टर है क्या, तो ये क्या बन जाएगा, आर माइनस बाई पोजीशन वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर करके वेक्टर मिल जाता है ना, तो ए प्लस बी बाई 2, ये हमें एक वेक्टर मिल जाएगा। और ये वेक्टर कहां पे लाई कर रहा होगा, ये उस आपके जो दीवारों के बीच वाला जो प्लेन था उसके ऊपर लाई कर रहा होगा। कैसे, देखो मैंने आपको ये ब्लैक कलर से ये दिखाया था, ठीक है, ये ब्लैक कलर से दिखाया था, तो ये वाला प्लेन, ठीक है, और आपकी दीवारें जो हैं इसके एक साइड में एक है और दूसरी साइड में, ये आपके बीचों बीच दीवारों के बीच में, तो ये वेक्टर कुछ ऐसे लाई कर रहा होगा, ठीक है ना। ठीक, ये वेक्टर और ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, मतलब है ना, पूरे प्लेन पे, तो ये वेक्टर उसके वहां पे लाई कर रहा होगा, ठीक। ये बात समझ में आ गई आपको। और देखें, अच्छा, और नीचे ये जो ए बी है, ठीक, और एक यहां पे भी एक वेक्टर होगा, ए और बी के बीच में भी एक वेक्टर होगा आपके पास, तो ये जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, बी माइनस ए, ये भी एक वेक्टर होगा। और हमारा ये जो, क्योंकि ये जो बीच वाली लाइन है ए बी, ये तो आपकी दोनों दीवारों के बीच की लाइन है ना, तो ये लाइन, इसका वेक्टर क्या हो गया, बी माइनस ए, और हमारा जो गिवन वेक्टर है ये एम, एम आर या आर एम, ये इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो अगर ये इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ये वेक्टर आर एम और ये बी माइनस ए, ठीक है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और अगर ये परपेंडिकुलर होंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा। तो यानी कि आर माइनस ए प्लस बी बाई 2 डॉट, अच्छा इसको मैं एक और ब्रैकेट में डाल देता हूं, डॉट ऑफ बी माइनस ए, क्योंकि ये आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 1 लिख देता हूं। तो ये हमारी ज्योमेट्रिकल कंडीशन है जो हम ढूंढ रहे थे, ठीक है, फाइंड द लोकस, बेसिकली ये लोकस हो गई आपके पास, है ना। लोकस क्या होती है, ज्योमेट्रिकल कंडीशन ही होती है, तो ये आपकी लोकस हो गई। अब ऐसे ही एक और कंडीशन भी मैं लिख सकता हूं, है ना। वो क्या लिख सकता हूं भाई, जैसे आप 2D में करते थे, है ना, ये डिस्टेंस r और a, और इस डिस्टेंस को अगर मैं दिखाना चाहूं तो ये बेसिकली ये वाली डिस्टेंस आप करते थे, है ना, तो ये 2D में, तो r माइनस ए, तो ये भी एक वेक्टर होगा, है ना। तो ये डिस्टेंस जो होगी, मॉड ऑफ r माइनस ए, ये किसके इक्वल होगी, मॉड ऑफ r माइनस बी के भी इक्वल होगी। एक कंडीशन ये आ गई आपके पास, ठीक है। पर अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये और ये दोनों एक ही चीज है, तो वुड यू बिलीव इट, करना पड़ेगा, मतलब मुझे इसका मतलब मुझे प्रूव करके दिखाना पड़ेगा आपको, है ना, कि भाई हाँ भाई ये दोनों जो है एक ही चीज है। तो चलो जी, करा जाए। तो इसको जरा मैं स्क्वायर कर देता हूं, स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2। जैसे ही मैं स्क्वायर करता हूं तो आपको पता है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉप कंडीशन हमने लिखी थी, है ना, मॉड ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, ए डॉट ए, ठीक है, यही हमने किया था, तो यही यहां पे कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो हम उसको कैसे लिख पाएंगे, आर माइनस ए डॉट आर माइनस ए विल बी इक्वल टू आर माइनस बी
डॉट आर माइनस बी स्क्वायर करके मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। और कंडीशन क्या है ये आपको बताया था कि ऐसे होता है ये, ठीक। अब यहां से इसको जरा ओपन किया जाए तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आर स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट आर माइनस प्लस ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 2b डॉट आर डॉट प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। ये आ गया, तो इसको जरा सा थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करें तो किया जाए भाई। आर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, तो इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2r, और यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास b माइनस ए, और ये किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होगा। चलो इसको इक्वल भी नहीं करते, यहीं पे ही लिख लेते हैं ना। तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक। ये बन गया हमारे पास। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, b माइनस ए कॉमन ले लेता हूं, तो क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ b माइनस ए कॉमन लूंगा, तो यहां से क्या आ जाएगा r माइनस, अब यहां पे माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा a, क्योंकि ये b माइनस ए लिया और यहाँ पे a माइनस बी था तो यहाँ का साइन मैंने चेंज कर दिया, ठीक है ना। a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर दो तो देखो ये आ गया ना इक्वेशन 1, राइट। तो ये ही हमें प्रूव करना था बेसिकली, कि मैंने आपको बोला था कि भाई ये दोनों कंडीशन जो हैं बेसिकली सेम ही है। अच्छा ऐसा करके क्यों दिखाया, कई बार आपको मोर देन वन आंसर मिल जाते हैं भाई, तो वहां पे अगर आपको ये लिखा होगा तो आपको ये भी दिखना चाहिए कि ओके ये चीज इसके बराबर भी होगी, तो ऐसे आपको थोड़ा सा अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा।